अलजेब्रा एंड कोनिक सेक्शन। कोई नई चीज नहीं है, अलजेब्रा में हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म कर चुके हैं मॉर्निंग वाले क्लास में, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे आज स्टैटिस्टिक्स से। कुछ बच्चे तुम में ऐसे हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स की हुई है, उनको आराम से बैठना है, उनको जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तभी वो आंसर देंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे। तो नाम क्या है? हाँ, अभिराज। तुम आया कि नहीं? तो मतलब एडमिशन पहले हो गया मेरे ख्याल से। एडमिशन लेके घर चला जाता है तो होली के बाद ले लेते हैं एडमिशन, ऐसा कौन सा मरे पड़े थे? क्योंकि तुम ऑलरेडी 2-3 क्लासेस अभी छोड़ दिया है स्टार्टिंग का, क्योंकि ये बच्चे तो है, अगस्त्य है, ये दिवाकर, और कौन है बे? नहीं नहीं, न्यू बच्चे तो 2 ही हो ना तुम लोग, ये तो पहले से कर रहे हैं। तो पता भी है क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है? तुम अपने बारे में थोड़ा सा बता दो पहले, सो दैट थोड़ा सा आराम से स्टार्ट करेंगे। बोलो। सर मैंने 12th अपनी स्कूल से करी है, अब तक मैंने एमडी का टाइम नहीं दिया, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। 12वीं का पेपर का रिजल्ट आ गया तुम्हारा? कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ है। कितने आ जाएंगे 85? मैथ्स में? मैथ्स में 85 आ जाएंगे? अरे टोटल तो 100 का ही होगा, 80 में से बता दो। 80 में से 60 होगा। 60 अबव। पढ़ने में ठीक हो मैथ्स में? स्टार्ट करें फिर, थोड़ा सा देखें कितना नॉलेज है। चल ठीक है, लड़का पॉजिटिव टाइप का तो लग रहा है। तो यहाँ के बारे में बताया किसने? सर एक दोस्त था मेरा। था मतलब वही खत्म हो गया? था मतलब क्या? एक दोस्त है मेरा जो कि यहाँ से पढ़ा था, ऐसे करके होना चाहिए ना। तुम बोले एक दोस्त था मेरा, अब मैं तो, मेरे दिमाग में तो यही आ रहा, निकल गया शायद। तो उसने यहाँ से पढ़ा था, क्लियर किया था, तो फिर अच्छा है। कैसे? तो तुम मिसगाइड नहीं हो गया? ऐसा नहीं लग रहा? सोचो ना, तुमको एक ऐसा फ्रेंड से रेफरेंस मिला है जो यहाँ से पढ़ा था लेकिन उसका क्लियर नहीं हुआ था, बट वो तुमको बोलता है कि जाओ, तो तुमको लगा नहीं कि अबे क्या बोल। हाँ, बुक्स लेके चला गया था, और बुक से ही पढ़ा भी नहीं होगा फिर तो। ऐसे लेकिन कैसे हो गया? क्या नाम था उसका, बताना जरा। पाई कोम्बा तो अपना आदमी है, पिछले वेतन का था। हाँ, अरे तो अपना आदमी है मतलब पाई कोम्बा तो मालूम ही है कौन है। चलो चलो ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाओ, अभी कुछ बोल ही नहीं सकते, अभी तो तुम मौके का फायदा उठा लिया। हाँ चलो, कॉपी नहीं फेंकना है, उत्था चीप दिखा रहा। तो पहले स्टैटिस्टिक्स करेंगे। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या है तुम्हारे एनडीए कोर्स में, क्या वेटेज है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। न्यू बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनमें से कुछ है जिन्होंने किया हुआ है, कुछ लोग करके भी नहीं किए हुए बराबर भी है, सामने ही बैठे हैं। तो वेटेज ये रखता है 8 से 10 क्वेश्चन का। ध्यान रखना 8 to 10 क्वेश्चन तुमको मिलने ही मिलने इस टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा भी। ये हो सकता है मुझे भी 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भी लग सकता है इस टॉपिक को अगर करवाए। सबसे पहले इस चैप्टर की डिवीजन देख लेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो पहले कर चुके हैं उनसे कभी भी क्वेश्चन का अटैक हो सकता है। कॉपी अपना बंद रखेंगे। मेन आदमी का कॉपी तो मैंने रख ही लिया अपने पास में, बाकी जिनके पास अभी कॉपी अवेलेबल है वो कॉपी को बंद रखें बिल्कुल। तुम लोग ये देखो कि जब तुम उसको फिर से कर रहा है, रिवीजन किसको बोलते हैं? रिवीजन इज नॉट अबाउट सीइंग द कॉपी एंड रिवाइजिंग द थिंग्स कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं। तुमको ये देखना है कि तुम जो पढ़ा था वो तुमको याद है कि नहीं, और जो नए बच्चे वो तो पढ़ ही रहे हैं पहली बार। सेकंड नंबर पे आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तीसरे नंबर पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, बट दैट इज ऑल बेस्ड ऑन थ्योरी कंसेप्ट। तो तुम इसका एक चौथा हिस्सा भी बना सकते हो, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब बोलते हैं तो दिस इज बेसिंग योर 9th and 10th क्लास स्टैटिस्टिक्स। 9th और 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते थे प्रियंका? हाँ, तो इसके अंदर तुमको ये 3 चीजें ही डिस्कस करनी है, मीन, मीडियन एंड मॉड। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज एक्सक्लूसिवली फॉर 11th क्लास, और ये कोरिलेशन रिग्रेशन भी 11th क्लास में, ये भी कई बार बुक में नहीं होता है बच्चों के। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या आता है, पलक बताएगा। वेरिएशन, वेरिएंस होता है, वेरिएंस हो गया,
स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और क्या होता है बताया था तुम लोगों को, कुछ कुछ बोल रहा था ना, सीवी लेके घूमना नहीं पड़ेगा, ये कर लोगे वो कर लोगे। सीवी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी? देखो खेल कैसा होगा अभी। कोवेरियंस नहीं होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। चौथे नंबर पे मीन डेविएशन। होते और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये तुम्हारे मेन है। वो क्वार्टाइल डेविएशन मतलब आता नहीं आजकल, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा उसको। ये हो गया कोरिलेशन रिग्रेशन, अपना सेपरेट टॉपिक। और जब भी हम लोग इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में रहेंगे, तो हम लोग को दो तरह के डेटा के साथ में डील करना है। वन इज नोन एज, ये करना पड़ रहा है, ऐसे मत देखो ध्यान से। वन इज अनग्रुप डेटा, वन इज ग्रुप डेटा। तुमको दोनों तरह के डेटा के साथ में डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहेगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर पाएंगे जितना देखते हैं। तो पहला डिफरेंस बताओ, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के बीच क्या डिफरेंस होता है? प्रिय ये बताएगा। जस्मिन, तुमको अगर एक जगह बोला जाए अनग्रुप डेटा, एक जगह ग्रुप डेटा है, क्या देख के पहचान करोगे कि अनग्रुप डेटा कौन सा है, ग्रुप डेटा कौन सा है? हाँ बोलो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? अगर मालूम है तो बोलो, नहीं तो क्वेश्चन पास हो जाएगा। क्या क्लास इंटरवल? कहां पे क्लास इंटरवल होता है? ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल होता है, हाँ या ना? और अनग्रुप में फिर क्या होता है? अनग्रुप डेटा क्या होता है मालूम है? ग्रुप डेटा तो तुम बोल दिया, चलो क्लास इंटरवल, दैट इज ए क्लेवर गेस। कोई भी बता देगा कि ग्रुप डेटा है तो ग्रुप्स बने हुए होंगे, ग्रुप्स का मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्लास इंटरवल ही होता है। बट देन व्हाट इज अनग्रुप? तुम बोल रहे ब्लैंक। अच्छा, तुमको मान लो मैं मीन निकालने के लिए बोलता हूं, तो तुम मीन निकालने का क्या मतलब समझते हो? बिकॉज फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन। तो मीन निकालने का क्या मतलब होता है? किसका मीन निकालते हो तुम? किस चीज का मीन निकाला जाता है? सारे ऑब्जर्वेशंस का। तो ये ऑब्जर्वेशंस तुमको किस तरह से दिए जाएंगे, ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। दो तरीके से तुम्हारे पास में ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं। एक जो कि तुमने बोला ग्रुप डेटा के फॉर्म में, उसमें क्या होगा, तुमको एक टेबल मिल जाएगा, उस टेबल के अंदर दो कॉलम्स होंगे, एक क्लास इंटरवल और एक होगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज भी कर सकता है, या फिर वो लिख देगा नंबर ऑफ एनीथिंग, स्टूडेंट्स हो सकता है, बॉयज गर्ल्स, बल्ब्स, बुक्स, पेजेस, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ एनीथिंग इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। तो जब टेबल फॉर्म में तुमको डेटा मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा, जिसमें मीन निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है। लेकिन सपोज कर लो खाली वैल्यूज दे दिया, तो बोलेगा व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, कोई डेटा तुम्हारा ग्रुप में तो है नहीं, तुम्हारे पास में रैंडम वैल्यूज आए हुए हैं। क्यों भाई? जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं, इनके वेट्स का मीन निकालना। वेट मतलब हर किसी का वेट सेम होता है क्या? कितना है वेट तुम्हारा बताओ? 45, बढ़ाओ 50 करो। तुम्हारा कितना है? 75 थोड़ी ना होगा, बट 55 तक होगा। 60, चलो लास्ट रेट 30। इसका 45 तुमको देख के नहीं लगता तुम 50 का होगा? कहां से बता रहा तुम? चलो ठीक है, 45, 75, 50, तुम 52, 51, 52 कुछ होगा। तुम्हारा कितना है? 76। देखो पीछे देखो, 76 बोल रहा है। तो हम कुछ थोड़ा ना बोल रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि तुम्हारे वेट सबके अलग अलग है। अब मैं एज का तो करूंगा नहीं, सबका एज सेम आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो ये जब मीन निकालने जाओगे तो क्या करोगे, जितने भी बच्चे हैं उन सबके वेट्स का सम कर लोगे। तो ये फॉर्मूला नहीं होता है, सब तुमको वैसे ही बता देना चाहिए था। जितने वैल्यूज हैं उन सबका सम करोगे और फिर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। और जब तुमको डेटा इस तरह से मिले कि कोई टेबल नहीं बना हुआ है, खाली वैल्यूज है तुम्हारे पास, तो मीन निकालने के लिए तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो अनग्रुप डेटा का। इसी के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मीन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में वी डिनोट एज एक्स बार। अब सम ऑफ वैल्यूज को क्या लिखने वाले हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 अप टू xn अपॉन में n। और छोटा बनाना चाहते हो फॉर्मूला को ऐसे लिख लो, x बार इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ xi अपॉन में n। ये सारी के सारी चीजें जो हैं वो एक ही बात को डिपेंड करवा रही है, एक ही बात को डिफाइन कर रही है, दिस इज द। उसके बाद इसके अंदर से क्वेश्चंस निकलना स्टार्ट होते हैं। जैसे मीन तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि सर यही बोलना चाह रहे हैं कि वैल्यूज दिए होंगे उनको ऐड कर देना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? मीन फॉर अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में जाना से पहले इसमें और इसमें कौन अच्छा होता है ये पता कर लेते हैं। प्रतीक बताएगा कौन अच्छा होता है।
ये सब मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, तुम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बोलो क्यों ग्रुप डेटा क्यों अच्छा होगा? मतलब ये बुरा है? सी देयर इज ए क्वेश्चन इन योर पेपर, प्रीवियस ईयर में एक बार क्वेश्चन आया था कि दोनों में से बढ़िया कौन है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे, तो उसने कुछ रीजंस दिए हुए थे, तो बच्चा को लगा कि भैया ग्रुपिंग कर दिया बढ़िया होगा। यही बढ़िया कोई नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस तुम्हें वो डिसाइड करना है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, पहले भी लिया था एग्जांपल, फिर से ले रहा हूं। सपोज कर लो तुम लोग का जो डेली टेस्ट होता है यहाँ पे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, क्या करता हूँ मैं, मार्क्स का कैसे बनाता हूँ, पहले लिखता हूँ डेट, लिखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 20, सबके नाम लिखे, मार्क्स चढ़ाया, जो कि कई बार ऐड होने के बाद भी 20 के इक्वल नहीं होता है, और फिर मैं उसको रख लेता हूँ। तो ये जो डेटा तुम मुझे दिया या जो मैं कलेक्ट किया, इसको क्या बोलेंगे, अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा? व्हाट डू यू थिंक, इज इट अनग्रुप्ड और ग्रुप? हाउ इट इज ग्रुप डेटा? ग्रुप डेटा में तुमने अभी जस्ट बोला था कि क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल का मतलब समझते हो, जैसे 20 मार्क्स का भी अगर पेपर है तो क्लास इंटरवल ऐसे बनते हैं, 0 से 2, 3 to 5, 6 to 8। मैंने कहा किया ऐसा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिंपली नाम लिखा और उसके आगे में नंबर चढ़ा दिया। तो दैट इज बेसिकली योर अनग्रुप डेटा। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सपोज कर लो किसी दिन अमित के घर से फोन आता है, आ सकता है जिस तरह के उसका लक्षण है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मैं ही कॉल मार दूं एक बार। तो अमित के घर से कॉल आता है, अमित के पेरेंट्स पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो दूसरी बार आया है, तो कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके डेली टेस्ट में, बताता तो है नहीं, कुछ भी पूछो तो बोल देता है बढ़िया है बढ़िया। तो उस समय अगर मैं इस तरह से डेटा कलेक्ट कर रहा होता तो मुझे फायदा होता, ये जो मैं अब कर रहा हूं उसमें मुझे फायदा होता। उस तरह से तो मुझे कभी भी नहीं पता चला, उससे कैसे फायदा होता? इसमें अमित का नाम क्या है, नाम कहां पे मिल रहा है मुझे, अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा तब फायदेमंद है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्सन या एनी चाइल्ड, एनी क्वांटिटी। लेकिन अगर मुझे यही डेटा डायरेक्टर सर को दिखाना है, वो पूछ रहे हैं कि एनडीए के क्लास के बाहर जाने का रास्ता उधर से है, आई कैंट सी दैट, ठीक है ना, मैं देखूंगा, मैं गाली दूंगा, खत्म हो जाएगी क्लास। देखो प्रॉब्लम क्या होगी मैं तुमको अभी बता देता हूँ, 2 बार चिल्लाऊंगा, वहां नीचे से ये कट हो जाएगा, चोपड़ा सर दंदनाते हुए घुसेंगे क्लास के अंदर, मेरे से पूछेंगे खाली एक क्वेश्चन, शेखर क्या हुआ था, मैं बोलूंगा सर ये लड़का मुझे कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रहा है, बस। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, तो अगर तुम इमेजिन भी कर लोगे तो तुम भाग जाओगे। अभी मैं को क्या बोला था अभी क्लास के स्टार्टिंग में, इट्स अ लाइव सेशन गोइंग ऑन, टेक इट सीरियसली बिकॉज आई एम टेकिंग इट। वैसे मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ी नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माई स्लैंग्स पार्ट, दैट्स इट। और तुम चाहता है कि मैं वो वाला पार्ट दिखाऊं तो मैं करने को तैयार हूं, बट आई नो कि उससे चैनल बैन हो सकता है। तुम चाहता है ऐसा, उसके बाद क्या तुम्हारा हाल होगा वो तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तुमको कई बार समझा दिया अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, बट यू आर अगेन एंड अगेन रिपेलिंग बैक। मतलब तुम न्यूटन थर्ड लॉ मेरे ऊपर लगाने लग रहे हो, गलत आदमी के साथ मत लगाओ न्यूटन थर्ड लॉ, फंस जाओगे। बोलो कौन सा अच्छा है, अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड? अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जानना है तो हमेशा अनग्रुप, लेकिन अगर सर को चाहिए कि एनडीए के बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रुप डेटा, क्योंकि उनको एक्चुअली इंडिविजुअल बंदे से कोई मतलब नहीं। वो ये देखेंगे 10 के बाद जो रेंज बने हुए हैं उसमें कितने बच्चे अवेलेबल, अगर वहां ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बॉर्डरेशन एरिया में कुछ, मान लो 20 में से 15 बच्चे यहाँ बैठे और बाकी 5 यहाँ पे, तो वो तो हमें सही होगा। वो कोई नई चीज थोड़ी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता कि सारे बच्चों को यहाँ ढकेल के लिए, कोई ऐसा क्लेम कर रहा है, झूठ बोल रहा है तुमसे। समझ में आ गई? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑलवेज अनग्रुप डेटा इज बेटर, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑलवेज ग्रुप डेटा इज बेटर। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है मीन की, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एक करके अभी हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जब तक लिखने की जरूरत ना हो मत लिखो, इस चैप्टर में क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो मैं खुद तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बोलूंगा, देयर यू शो योर राइटिंग। यहाँ पे फॉर्मूला तुमने एक बार ये लिख लिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम अगर ये फॉर्मूला भी याद रखते हो तो वो इसको कवर कर देता है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ साइन से उसको डिफरेंशिएट कर रहा है कि समेशन का साइन लगा, और समेशन का साइन तुम ऑलरेडी जानता ही है। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज ए बी सी डी, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, ये तुम लोगों को पता होनी चाहिए, और इसका मैंने मीन निकाला और वो वैल्यू आ गई मेरी एक्स बार। अब मुझे बोला जा रहा है कि हर वैल्यू में एक फिक्स्ड कांस्टेंट ऐड करो। तुम्हारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है एक पेपर का कि क्या इससे मीन की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, खत्म। क्या क्या लगता है प्रियंका? पड़ेगा कितना? प्रियंका तो नाम है,
बोलने दो। वो बोल रहा है कि के ऐड करना पड़ेगा, जितना ऐड कर। आर यू श्योर कि यही होने वाला है? एक एग्जांपल लेके प्रूफ कर लेते हैं। जब वी आर नॉट श्योर वी आर ऑलवेज गो फॉर एग्जांपल। 1 2 3 4 5, इससे छोटा वैल्यू हो नहीं सकता। 1 2 3 4 5 का अगर तुमको एक्स बार निकालना है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक वो तरीका है जो जैस्मिन जैसे बच्चे करते हैं, सबको ऐड किया, वो भी गलत ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 किया। एक वो तरीका है जो अच्छे बच्चे करते हैं, जो फॉलो करते हैं टीचर की बात को, छोटी छोटी बात को भी सुनते हैं ध्यान से, उसको पूरा कॉपी कर देते हैं, पूरा पूरा। उनको मालूम है कि सर अभी क्या करेंगे, सर का मूवमेंट क्या होगा, सर क्या एग्जांपल देंगे, सब कुछ उनको पता होता है। ऐसे स्टफ आए हैं यहाँ पे। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को देखेंगे, और उससे पहले वो ये भी देखेंगे कि क्या ये सीरीज एपी बना रही है क्या। एपी एपी है। एपी किसको बोलते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर तुम्हारा ये दोनों फुलफिलमेंट हो जाता है कि सीरीज एपी में है, तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को सिर्फ देखना है, उनको ऐड कर देना। फर्स्ट वैल्यू है 1, लास्ट वैल्यू है 5, दोनों को ऐड किया बाय 2 कर, तुम्हारा आंसर आएगा 3। अब जो भी बच्चा पूरा ऐड करके बाई 5 करेगा उसका भी आंसर 3 आएगा। तो ये क्या करना है तुमको, ये चीज याद रखना है कि कभी भी अगर तुम्हारा सीरीज इन एपी है और तुमको मीन निकालना, आगे से याद रखना एपी में होना जरूरी है, ऐसे नहीं कि कोई भी सीरीज उठा के तुम कर दिया। तो उसमें तुम्हारा एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू अपॉन में 2। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, तुमने इसका एक्स बार निकाला, बोलो कितना आया 3। अब मैंने एक फिक्स्ड कांस्टेंट ले लिया जस्ट टू वेरीफाई कि ये जो प्रॉपर्टी उसने आंसर दिया सही है कि नहीं। 2 सब में ऐड कर, फर्स्ट वैल्यू में अगर 2 ऐड करोगे 3, फिर 4 5 6 7। अब मैं बोलता हूं इसका मीन निकालो, जल्दी निकालो। क्या ये एपी में है, फिर ऐड कर रहा था, तो 3 + 7 10/2, 10/2 कितना हो जाएगा 5। पहले कितना आया था 3 में 2 ऐड किया होगा तो ही 5 आएगा, मतलब प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अगर तुम इसमें माइनस करते तो क्या सेम रहता या चेंज होता, और चेंज होता तो कितना चेंज होता, आप तो ये गेस कर लोगे कि माइनस के हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते तो चेंज होता, नया लड़का बताएगा, क्या नाम है नया लड़के का, अविनाश, अविराज, अविराज, हाँ बोलो। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे वैल्यूज में तो क्या मीन वही रहेगा या चेंज होगा, प्लस कितना कितना मल्टीप्लाई होगा। पढ़े हो ये चीज पहले कभी या गेस कर लिए, पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे 11th में ये पढ़ाया था, ये सब कहाँ पढ़ाया है सब, उसमें तो मीन डिवीजन से स्टार्ट किया था। और अगर डिवाइड करते तो, अगर मान लो फिक्स्ड कांस्टेंट के से डिवाइड कर दिया तो कुछ फर्क पड़े, डिवाइडेड बाय। अच्छा अब अगर पढ़े थे तो बताओ, जो चीज एक्चुअली लिखी हुई होगी बुक में वो अलग चीज होगी, ऐसे नहीं एग्जांपल देके कोई नहीं बताता। दो बातें होती है, पलक को याद होगा मेरे ख्याल से। चेंज ऑफ ओरिजिन किसको बोलते हैं, प्लस माइनस को या इनटू डिवाइड को, प्लस माइनस को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। वो भी कब, अगर तुम्हारा मीन चेंज हो रहा है, अगर नहीं हो रहा होता तो हम लोग बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अभी फिलहाल हमने क्या पाया कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने पे कोई भी सीरीज अगर है तो उसकी जो मीन की वैल्यू है वो भी उसी वैल्यू से प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो जाएगी। दैट मींस मीन इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं प्लस माइनस को, चेंज ऑफ स्केल बोलते हैं इनटू डिवाइड। ये चीज को तुम लोग को फुटनोट बना लेना चाहिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और जहां पे लिखोगे चेंज ऑफ ओरिजिन नीचे लिख देना प्लस माइनस, जहां पे लिखना है चेंज ऑफ स्केल वहां पे लिख देना इनटू डिवाइड। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ है। क्या है, कहां गया था तुम बिना बताए, बता के चले जाता तो हम रोक लेते क्या। होली के लिए किसी को मना किया गया क्या, सब लोग बता के गया था मुझे कि अरे सर जा रहे हैं, मिठाई विठाई लेके आएंगे, लाया कोई लोग नहीं, लेकिन बता के जाना चाहिए, उससे ब्लेसिंग्स मिलता है, अच्छा भी लगता है। तुम बता के जा रहा है कि सर मैं होली जा रही हूँ, मेरा घर से थोड़ा अर्जेंट जाना पड़ रहा है, वो बुला रहे हैं सब लोग, तो जाओ फिर, अच्छा हैप्पी होली, टेक केयर, अच्छे से खेलना, बी प्ले सेफ होली, ऐसे टीचर बोलता है, अच्छा लगता है सुनने में। तुम चोर की तरह भाग जाता है निकल के, अच्छा थोड़ा ना लगता उसमें। अभी भी चीटिंग कर रहा है, काहे नहीं याद होता है तुमको, याद करो, नाम बोल बोल के बदनाम हो जाओगे। चलो ठीक है,
मीन समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ मीन है। टाइप्स ऑफ मीन पूरा का पूरा नया लड़का बताएगा। वह लड़का अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन कितना देर तक अच्छा लगेगा ये भी तो देखना है ना। टाइप्स ऑफ, पीछे से कौन आंसर बोलता है, तो बोलने दो, पूरा कहानी बताएगा। टाइप्स ऑफ मीन कितने होते हैं, कितने मीन जानते हो तुम? अच्छा मीन, बुरा मीन, छोटा मीन, बड़ा मीन, मीडियम मीन, ऐसा हुआ कुछ और भी बोलोगे? बहुत अच्छा लड़का। पहला तुमने नाम लिया अरिथमेटिक मीन, एम लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट, हार्मोनिकल क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। चलो गुड। दूसरा एक छोड़ के गए हो हार्मोनिक, जीपी में जीएम कर दो उसको। चलो पलक चौथा वाला बताएगा। सीएम था, सीएम का फुल फॉर्म बोलो। देखो देखो, कंबाइंड। अब इनके बारे में तुम लोग को पता होना बहुत जरूरी है। तुम खाली ये सब नाम बोल दिया, पता कुछ है नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आप धीरे धीरे तुम क्या कर रहा है, पेपर वाले क्वेश्चन की तरफ घुस रहे हो। एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आज मॉर्निंग वाली क्लास में ही हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो मैं अवॉइड करूंगा उन बच्चों को जो मॉर्निंग में थे, पकड़ूंगा उन बच्चों को जो मॉर्निंग में नहीं थे। कौन नहीं था और था वो तो तुम लोग को भी पता है। तो सबसे पहले तो हिमेश है जो कॉपी खोल चुका है पूरा, जबकि आज का क्लास का रूल ही यही है कि कॉपी बिल्कुल बंद रखना है, अपना माइंड का ब्रशिंग करना है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर दिया गया था जिस बच्चे को, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है अपना आराम से, आंख के नीचे ऐसे उस दिन बोल दिया था कि अरे सर अगली क्लास में करूंगा। अगली क्लास आया उसका 4 दिन हो गया, अगली क्लास आया ही नहीं। चलो तुम बताओ, हिमेश अच्छा लड़का है, बताएगा। वो बुरा बुरा काम कर गया लेकिन बीच में, लेकिन चलो पाप धोने का मौका हर कोई देता है, भगवान भी देता है। मैं तो 2 नंबरों के बीच का एम नहीं, बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है उनका एम। नाउ दिस एम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड इन एपी चैप्टर। अभी तुम्हारे पास में बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, उनका एम निकालना है। दैट मींस क्या निकालना है? बस यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का मतलब यही बचे कि जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, जो तुमने अभी क्लास का पहला फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला फिर से एक बार लिखे, अपॉन में। अगर हम 2 वैल्यूज ले रहे हैं तो सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा एम का a प्लस बी बाई, अब इसको कंटिन्यू करो, जीएम। जितने नंबर हैं आएगा, 2-3 नंबर है तो क्यूब रूट हो जाएगा, 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अगर बहुत सारे हैं, 10 नंबर है तो 10 नंबर है तो जैसे तुमने अभी बोला 2 नंबर होगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट लिखा मतलब 1/2, क्यूब रूट के लिए 1/3, जितने नंबर है उतना का nth रूट। तो अगर तुम्हारे पास में x1 x2 x3 है अप टू xn, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे पावर में 1/n। और यही अगर 2 ही नंबर है तो अंडर रूट का ab, जिसको हम लोग ab होल रेज टू द पावर ऑफ 1/2 भी बोल सकते हैं। अब बताओ एचएम। अब मान लो बहुत सारे वैल्यूज आ गए तो वो फॉर्मूला फर्जी हो गया तुम्हारा। ठीक है, वो तो तुमने बोला है, वो तो तुमने 2 नंबर के लिए बोल दिया। अगर ए और बी 2 नंबर है तो 2ab अपॉन a प्लस बी, लेकिन इसकी डेरिवेशन होती है प्रॉपर। तो कभी भी बहुत सारी वैल्यूज आ जाए, जैसे इसी को बता देते हैं पहले, तो पहले क्या करोगे, ऊपर 2 लिख दो क्योंकि 2 ही है, और जो बाकी दोनों वैल्यूज हैं उनका रेसिप्रोकल करके नीचे ऐड कर, तब जाके रिजल्ट आता है। तो अब अगर तुम्हारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं तो पहले n लिख दो और नीचे में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, और ये जाएगा अप टू 1/xn। ये तुम्हारा कंप्लीट डेफिनेशन हो गया एम, जीएम और एचएम। सीएम में जाने से पहले इनके बीच कुछ रिलेशन होता है। 2 रिलेशन होते हैं बेसिकली, बहुत सारे नहीं होते, 2 ही होते हैं। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो वो जो 2 रिलेशन है वो याद रखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं। पहला रिलेशन नंबर 1, a is always greater than equals to g and g is always greater than equals to h। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसको कहां यूज किया था, किस तरह के क्वेश्चंस के लिए? ये प्रियंका का क्वेश्चन है, लेकिन कि इस रिलेशन को हमने ट्रिग्नोमेट्री में कहां पे यूज किया था? हाँ, इतना एक्सप्रेशन लेके बोलता है, वो तो वही वाला हो गया ना जो मेम आता है आजकल, वो पता नहीं वैसा वाला। क्या अरे भाई ऐसे मत करो, क्वेश्चन से तुमको याद है प्लस कॉसेक क्यूब एक्स। अगर इसकी वैल्यू निकालनी क्या करोगे?
क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो बहुत सिंपल पूछ रहा हूँ, इतना ऐसा आएगा नहीं। हाँ क्या अरे बरे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कहीं पढ़े थे ना हम लोग इसके बारे में, तो मिनिमम पूछा है तो 2। इसका मतलब है कि इसके लिए तुम क्या किया, तुमको ये फॉर्मूला मैंने बताया था आज से 6 मंथ्स पहले, fx के पावर में, और ये कितनी बार तो रिपीट हो चुका है, अभी 10 डेज पहले ही रिपीट हुआ है। इसके 4 केसेस बताए थे, बताओ इसका दूसरा तीसरा चौथा केस, ये तो पहला था। अगर मैं इसी के सामने a और b लगा दूं तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√ab। तीसरा चौथा a cos x स्क्वायर x प्लस b sec स्क्वायर x, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और सबसे लास्ट में a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, इसका इसमें कुछ बताया था, ये तो सबसे सिंपल था। अगर a b से बड़ा है तो मिनिमम इज b, मैक्सिमम इज a। ये सबके पीछे कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है ये यूज हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग इसके अंदर और नहीं जा सकते। अभी फिलहाल तुम सिर्फ याद दिलाने के लिए था कि भैया ये सब अपने दिमाग में हमेशा ही बैठा के रखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख रहे हो एनडीए के अंदर। तो पहला रिलेशन क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g, g इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h। दूसरा रिलेशन होता है AGH की वैल्यू हमेशा एक पर्टिकुलर सीरीज को फॉर्म करती है, क्या वो AP में होता है, GP में होता है, HP में होता है, जल्दी बताओ, नॉन ऑफ दिस नहीं, GP। कौन बोल दिया है, गुड, तो बोलो क्या बना फिर यहां से, जी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में, क्या करेगा, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दे देगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए बोल देगा, तो ये पता होना चाहिए। अब ये बताएगा कभी AM GM HM इक्वल भी हो सकता है, कभी नहीं होगा इक्वल, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कर रहा है, हाँ बोल, हाँ गिव वन एग्जांपल वेयर A G H आर गोइंग टू बी इक्वल। कोई सीरीज तुम बोला ना कांस्टेंट कांस्टेंट कर रहा है, तो तुम बोलो ना कोई ऐसा सीरीज बताओ, हाँ 2 2 2 वो हो जाएगा, बताना ये AP है या नहीं, ये AP है, पहले बताओ कैसे, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 0। अगर ये AP है तो GP कैसे हो सकता है, और अगर है तो बताओ कॉमन रेशियो क्या है, तो खेल खेल लिया तुमको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 दिन पहले मॉर्निंग क्लास में यही चल रहा था कि AP इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इंक्रीजिंग AP, डिक्रीजिंग AP, कांस्टेंट AP। कांस्टेंट AP कब होता है, जब तुम्हारे नंबर सेम होते हैं, जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है। उसी तरह से GP के 3 टाइप्स है, इंक्रीजिंग GP, डिक्रीजिंग GP, कांस्टेंट GP। जब तुम कॉमन रेशियो को देखोगे इस केस में तो 1 आ रहा है, R जब 1 होता है तो होता ही कांस्टेंट है, लेस देन 1 होने पे डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 1 होने पे इंक्रीजिंग। याद नहीं बताएगा SN का फॉर्मूला क्या होता है जब हमारा R ग्रेटर देन 1 होता है तो GP में, ठीक है, फॉर्मूला वाला पार्ट इसका सही है एकदम, ठीक है। और चंद्रप्रकाश दुखी लग रहा है, तो दुख आया जब से डाउन डाउन लग रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा, नहीं पूछेंगे तुमसे, ठीक है। तो दो रिलेशन क्या हो गए, A इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू G, G इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू H, दूसरा AGH आर इन GP, दैट्स व्हाई G स्क्वायर इक्वल्स टू AH। ये कर लेने के बाद चौथा टाइप ऑफ मीन जिसको बोला जाता है कंबाइंड। अब ये कंबाइंड मीन क्या चीज है, पहले ही कम पढ़ रहा था जो ये भी घुस गया आपके बीच में, तुम बताओ, अब तो कंबाइंड मीन फुल फॉर्म मिल चुका है, अब तुम ही स्टार्ट किए थे खेल, तुम भी खत्म करोगे। हाँ वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल, हाँ 100 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें से बॉयज हैं 60 और गर्ल्स हैं 40। अब बताओ, आगे बताओ क्या बताया, मैथ्स का पेपर हो गया इनका 100 मार्क्स, क्या लगता है बॉयज का एवरेज स्कोर कितना होगा, एवरेज फॉर बॉयज सपोज कर लेते हैं 70, और गर्ल्स का एवरेज स्कोर अगर सब लोग अच्छे से पढ़ के आए तो सपोज 75। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि पूरे क्लास का कंबाइंड मीन क्या है, तो तुमको लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बोलो, x1 2 बार, जब दोनों सीरीज आ गए हैं तो 1 2 बॉयज एंड गर्ल्स क्या होता है, n1 x1 बार
प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, जिसमें n1 इज नंबर ऑफ बॉयज एंड n2 इज नंबर ऑफ गर्ल्स. x1 बार इज एवरेज फॉर बॉयज, x2 बार इज एवरेज फॉर गर्ल्स. इसको सॉल्व करोगे तो तुमको x12 बार मिल जाएगा. और हमेशा ध्यान रखना कि ये जो x12 बार की वैल्यू आएगी वो दोनों एक्सट्रीमिटीज के बीचों बीच लाई करेगी. ये क्वेश्चन एक बार तुम्हारे पेपर में आया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. तो ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इससे छोटी नहीं होगी, इससे बड़ी नहीं होगी. इट कैन बी 72 और 73, 74 कुछ भी हो सकता है. पहले ये चीज को क्लियर कर लो अपने दिमाग के अंदर में कि कंबाइंड मीन की वैल्यू जो दो मीन्स होते हैं, दो ग्रुप्स के मीन होते हैं, उनके ठीक बीचों बीच लाई करते हैं. उसके बाद फिर आगे इसमें और भी चीजें भी डिस्कस की जाएंगी. ये समझ में आ गया कहां पे जरूरत पड़ती है कंबाइंड एवरेज की. अच्छा, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आएगा, वो तुमको कंबाइंड मीन पहले ही दे देगा, एवरेज फॉर बॉयज पहले ही दे देगा, एवरेज फॉर गर्ल्स पहले ही दे देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पहले ही दे देगा. पूछेगा क्या? पूछेगा नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स. अब इस क्वेश्चन को अगर अप्रोच करना है तो तुम कैसे अप्रोच करोगे? देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, बॉयज गिवन नहीं, बॉयज को मैं लगा रहा हूं n1, इट्स नॉट गिवन. गर्ल्स को भी नहीं पता, इसको n2. फॉर्मूला में तो ये n1 n2 ही थे. एवरेज फॉर बॉयज सपोज x1 बार, ये हम लोग को एज यूजुअल 70 ले लेना है. और एवरेज फॉर गर्ल्स x2 बार, इसको मैं ले रहा हूं 75. और इस बार तुमको कंबाइंड एवरेज दे रखा है 73. तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? बॉयज और गर्ल्स की इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी कितनी. कैसे करोगे बोलो? नहीं नहीं ऐसे ही बताओ, अभी लिखने वाला कोई काम नहीं, लिखने का काम मैं दूंगा. हाँ, जो तुमको अच्छा लगता है उसको x ले लो. बॉयज तुमको अच्छा लगता है x ले लिया, गर्ल्स को लोगे 100 माइनस x. अब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूजुअली जो फर्स्ट वैल्यू होती है बच्चा उसी को x लेना पसंद करता है. ये नहीं कि तुमको बॉयज पसंद है इसलिए बोल रहा हूं. तो बॉयज लोग क्या करेगा फिर? वो तो पागल बनेगा, बोले अरे हम लोग कुछ नहीं, एक्स वाई ले रहे हैं, हम लोग दोनों को एक्स ले लेंगे. सर व्हाट सर, ऐसे वैसे नहीं. तो अपने हिसाब से तुमको जो भी दिया, लेकिन इसको सॉल्व करते समय जो भी तुमको एक्स का वैल्यू मिलेगा उससे बॉयज मिल गया, फिर गर्ल्स निकाल लोगे. क्वेश्चन की वैरायटी और भी है, वो तुमसे ये पूछेगा, इसको क्या पढ़ोगे? फिर पूछेगा जी रेशियो भी, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज बॉयज. ये अभी तुम बता देगा क्योंकि 100 है, वैल्यू अलग भी हो सकती है. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज गर्ल्स. ऐसे क्वेश्चन सब कर लोगे आराम से. अच्छा, इसमें एक मैंने बहुत टिपिकल क्वेश्चन बोला था जो कि आधे बच्चे समझ ही नहीं पाए, हंसने लग जाते हैं. हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स. खेल खत्म भाई, क्या है ये? फिर एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं. अरे सर ये देखो सर, ये है व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज बॉयज. उसका मतलब ये नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हैं कोशिश कर रहा है. बताओ सही से, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स. सपोज कर लो इसका आंसर तुमने निकाल लिया, क्योंकि तुम ऑलरेडी निकाल चुका है इसका आंसर, 60 और 40 है. अब तुम्हारे पास में ये सब क्वेश्चन के तो आंसर तुमको मिल जाएंगे, बट ये तुमको समझने में दिक्कत हो जाएगी. अरे तुमको पहले ये बताना है कि इसका क्या मतलब तुमको समझ में आ रहा है. व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू तो बोलेगा ही नहीं. हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स मतलब बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंटेज, और उसका दूसरा क्या हो गया? गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंटेज. तो किसको ऊपर रखेंगे? किसको? इस क्वेश्चन के लिए बताओ, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स. पहले ही बताओ, व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इज गर्ल्स का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? बॉयज गर्ल्स का कितना परसेंट है या गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंट? हाँ, अभी देखो इंग्लिश भी खराब कर लिया आपने. गर्ल्स बॉयज का कितना परसेंट, तो ऊपर वैल्यू आएगी गर्ल्स की. कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? बॉयज के साथ. तो नीचे 60 इंटू 100. इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, नहीं तो ठीक उल्टा लिख के आओगे, ऑप्शन में सब कुछ होगा. ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि वो उल्टा हो जाएगा. 60/40 इंटू 100. इतना क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने अनग्रुप डेटा से रिलेटेड जो भी मीन की बातें थी वो सब कंप्लीट कर ली. लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन जब आएंगे तो लोग गड़बड़ कर देगा. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से. क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तुम लोग को. ठीक है, लिखो एक. कहानी सुनने में प्रवचन चल रहा था क्या? बोलो. सब थक वक गया, अभी पढ़ा नहीं है, 6-7 दिन एकदम बैठ गया, 4 दिन, और उसको समझ में नहीं आ रहा पेन कौन से हाथ से पकड़ते हैं, लिखते कैसे हैं, सब भूल गया. लिखो. क्वेश्चन करेगा, आयुष को घेरा जाएगा. अभी आयुष कॉपी दे दिया उसको. बताओ, इसको बोलते हैं लक बांटना अपना. मंदिर में जब प्रसाद मिलता है ना, हमेशा ध्यान रखना, पहला निवाला खुद खाया जाता है
अगर तुम प्रसाद को उठा के पहले ही किसी को दे दिए, इसका मतलब है कि टीचर की जो ब्लेसिंग्स तुमको मिली कि भैया मैं तुझे ब्लेस करता हूं 120 में से, तो पक्का 80 क्वेश्चन करके आएगा। कॉपी जब मैंने दिया था तो यही सोच के दिया था। अब तुमने क्या किया, वो कॉपी का एक कॉपी तुमने पकड़ा दिया आयुष को, तो इसका मतलब है 40 क्वेश्चन तुम अपनी किस्मत का उठा के किसको दे दिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा 40 तुमसे, उसमें से गलत सही का अभी तुम्हें जवाब और ढूंढना है। अभी ये कभी नहीं करना, जहां से जो मिल रहा हो, प्रसाद तुमको मिला है, लाया नहीं था तो वो उसका प्रॉब्लम है ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे बोलेगा कि सर मैं लाया नहीं, आपके पास कुछ रफ शीट्स होंगे, मैं थोड़ा बहुत गाली दूंगा, दे दूंगा उसको। और तुम वो कॉपी उठा के दे दिया उसको, बताओ, बोलो, इज इट जस्टिफाइड? अपना इंडिया का सीट तुम छोड़ेगा अपना फ्रेंड के लिए? भाई इतना झूठ तो मत बोलो कम से कम। हाँ या मेरे पास रहते हैं रफ शीट्स, मैंने दिया पहले भी बच्चों को। पागल है क्या तुम लोग? अपना कॉपी उठा के दे दिया, बताओ। चलो चलो छोड़ो, गोली मारो, लिखो कुछ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। हाँ बोल, सारा क्वेश्चन थोड़ा ना बोल पाएंगे। एम निकालना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करो, अप टू एंट्रेंस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज 1, 8, 27 अप टू एंट्रेंस। निकालो। अच्छा से करना और प्रेस करना, इधर उधर नहीं हाथ मारना। चीटिंग करता है, पीछे नहीं देखना है। अभी तो पढ़े हो, 15 मिनट हुआ है बस। टाइमर 2 मिनट का लगा है, उसमें से 1.5 मिनट खत्म हो चुका है। 30 सेकेंड्स मोर, नहीं आया डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उससे आइडिया लोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भागोगे। चीटिंग करता है। ये सब फॉर्मूला जब लिखवा रहा था तभी बोल दिया था कि उसी समय याद कर लो। तुम इतना तो किया कि तुम आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया सीरीज ये वाला है। फॉर्मूला याद नहीं है तो उसका स्टेप मार्किंग थोड़ी ना मिलेगा इंडियन। ये तो बाई टू कर रहा है। अरे बाई टू करोगे क्या है? अरे ऐसा ऐसा धुरंधर। छोड़ दो ये टाइमर, ये बेइज्जती हो गया इस क्वेश्चन का। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से लेके कहां तक भागे हो? n क्यूब तक। तो टोटल वैल्यूज तो n है भाई, x बार ही तो निकाल रहे हो। अरिथमेटिक मीन इज सेम एज x बार। अब इसका सीरीज का फॉर्मूला दिया था, चंद्रप्रकाश को छोड़ के याद है किसी और को? चंद्रप्रकाश खुद देख रहा, दुखी हो गए। चलो बोलो, हाँ बोलो, क्या होता है इसका सीरीज का फॉर्मूला ऊपर वाले? हाँ, का होल स्क्वायर अपॉन 4 और नीचे एक n भी है। आया तो इस साल गलत हुआ था बच्चा लोग का, यही n नहीं लगा रहा था हम लोग। ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन दिखा, बोला अरे यही होगा, करेक्ट आंसर इज दिस। अब इसी क्वेश्चन को मान लो वो चेंज करके यहाँ पे 1000 पे रोक दिया, तो तुम n को क्या लेने वाला है कि नहीं? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, अब आइडिया मिल गया है। अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैंने बेइज्जती फुल हो रहा है मेरा भी। अगला क्वेश्चन है फाइंड जीएम। सीरीज है 1, 2, 4, 8 अप टू एंड टर्म्स। सब फॉर्मूला तुम लोगों को मैं बता चुका हूं, तो यू कैंट आस्क मी कि सर जीएम क्या होता है, व्हाट सर, नहीं वो सब नहीं। मिठाई नहीं लाने का नतीजा।
यस, दो आंसर 2 मिनट में निकालने का। अगर टैलेंट ढूंढ रहे हो तो कैविलियर में जरूर मिलेगा। मैं इससे ज्यादा पंच लाइन बढ़िया हो सकता है क्या? 2 मिनट में 4 ऑप्शन निकालते थे पहले बच्चे, आज डर के मारे लाइव क्लास में 2 ऑप्शंस निकाल रहे हैं। अब सही कौन सा है जैस्मिन? नो आइडिया, मतलब डी नन ऑफ दिस भी तुम निकाल दिया। बताओ, ये दावा भी पूरा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? नन ऑफ दिस ही तो बोलेंगे ना। है किसी के पास सी ऑप्शन? नया लड़का के पास है? कविराज अविराज के पास नहीं है। कॉपी खोलता है, कॉपी मत खोल, ना 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 ना, फाड़ देंगे कॉपी। चलो अब देखते हैं। मुझे डाउट है इन दोनों में से एक आंसर सही होगा। ये तुम तो चुप ही रहो, तुम पता नहीं इतने देर में तुम पुराना कॉपी का धज्जी उड़ा दिया होगा। पुराना कॉपी तो दूर रखो, अगर चाहते हो एनडीए में कम से कम 30 क्वेश्चन करके अपने आप को भी समझा सको कि रिजल्ट आने तक का वेट करना है, तो कॉपी खोलना भी बंद कर दो, नहीं तो पहले ही दिन बाद जान जाओगे कि नहीं होगा क्लियर। 2 की पावर 0, ठीक है, जीएम निकाल रहे हो, ध्यान रखना 1 स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये जहां कहां तक रहा है 2 की पावर n। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉर्मूला तो मैंने यही दिया था, लेकिन इसके पावर में कुछ लिखने के लिए बोला था। तुम बोलेगा सर 1/n, मैं बोलूंगा नहीं भाई, यहाँ 1/n+1 होगा। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक ही तो तुम्हारा n हो गया, 2 की पावर 0 भी तो ऐड हो रहा है उसमें, तो वो भी एज अ वैल्यू काउंट हो रहा है। अब जब हम लोग बचपन में एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि पढ़ने वाला है किसी का भाई, तो वो क्या सीखोगे उसमें कि जब बेसिस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है और नंबर्स अलग होते हैं, सब ऐड हो जाते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 अप टू n, और पावर में 1/n+1। अब क्या मैं 0 को हटा सकता हूं? क्योंकि 0 तो वैसे भी ऐड नहीं होने वाला। अब बताओ, यहां से लेके यहां तक का सम किसी टीचर ने तुम लोग को इतनी बार बता दिया है कि मतलब उसके बाद भी तुम भूल ही रहा है। n+1/2, दैट इज नोन एज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल। और बाहर में कौन बैठा है? 1/n+1। तो दोनों कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 2 की पावर में n/2। खत्म। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा, तो गलत हो गया ना फिर आंसर। तभी तो बोल रहा हूँ कि और थोड़ा ध्यान लाओ। स्पीक मॉल में सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, फोटो हम भी खिंचाते हैं, 15-15, 20-20, 40, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करते हैं। वो नहीं हो रहा है, फोटो की सेशन से बाद में सब लोग यही बोलेंगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा, आई रियली वांट कि तुम एंजॉय करो, बट देन पढ़ाई करके एंजॉय, देयर इज अ डिफरेंस। n+1 क्यों नहीं हुआ? मतलब क्यों हुआ है? अच्छा, तुमको मैं पूछूंगा यहां से लेके यहां तक कितने वैल्यूज, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ दो। तुम बोलोगे सर 1 2 3 n वैल्यूज हैं, लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है ना एज अ वैल्यू, तो हो गया n+1। यही तो ट्विस्ट तो वही करेगा ना, वो और क्या करेगा? आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थर्ड क्वेश्चन। इफ द मीन ऑफ n आइटम्स, if the mean of n items, n छोटा रखना, if the mean of n items is x bar, if the mean of n items is x bar, if the first item is increased by 1, if the first item is increased by 1, second by 2, third by 3, and so on, and so on, then what will be the new mean? Then what will be the new mean? अब ये करके अपने पुराने पापों को धो सकते हो। एक नहीं हुआ तो क्या हो गया? चल मैं दूसरा करके, दूसरा तीसरा करो। लड़ना तुक्का नहीं, आंसर नहीं याद होता है भाई, पहले बता दो, आंसर नहीं याद। बाघेल भी कर रहा है, बताओ। बाघेल वो लड़का है जो पूरा बुकलेट याद कर लिया, लेकिन वो भी एक बार करके देखेगा, ऐसे नहीं, हंसी खेल नहीं है।
चलो टाइम अप। इतना टाइम 2 मिनट रुकता हूँ, खुद ही जान जाओ। एक बार फिर से बोलो। हाँ क्या इस बार कुछ चेंजेस आया बच्चों में, कैविलियर के बच्चों में? यही आंसर है फाइनल? ये तो कुछ और बोलना चाह रहा है, तुम बोलो। तुम्हारा कुछ अलग है, बोल सकते हो, कोई ऐसा तो नहीं। इनके बातों में मत जाओ, गलत बोलो। n/2 देखो ऑप्शन निकल रहा है ना, फिर से बस मोटिवेट करना होता है ऑप्शन निकालने, अपने आप निकलता है आंसर। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो बोले अरे सर नो चेंज, नो चेंज, बोलो दिशा नो चेंज, तो फिर इन दोनों में से किसी एक के साथ जाओ, नहीं तो नन ऑफ दिस लिखूंगा यहाँ पे डी ऑप्शन। जब कुछ नहीं किया तो फिर कैसे होगा? प्रियंका बोलो। प्रियंका लिखता कम है, काटता ज्यादा है। हाँ थॉमस, पहला सही है? कहाँ पे? 2x, अरे नेक्स्ट बना देते हैं इसको, ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात छोड़ दो, सब अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल दिया है। अब मैं करता हूं जो करना था, या कुछ हो सकता है इनमें से किसी ने किया हो। कितने लोग मानते हैं कि क्वेश्चन के पहले लाइन का मैथमेटिकल मतलब यही है? यही है ना, द मीन ऑफ एन आइटम इज x बार, यही लिखोगे और क्या लिखोगे? अब पहले वाले को तुमने 1 से बढ़ाया, दूसरे वाले को 2 से बढ़ाया, तीसरे वाले को 3 से बढ़ाया, और आखिरी वाले को n से बढ़ाया। जब तुम ऐसे बढ़ाए तो क्या तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ा? बोलो हाँ या ना, पड़ा या नहीं पड़ा? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज भी तो बढ़ गए होंगे, नहीं बढ़ा? बोलो ना क्या, अरे सर पागल हो गए क्या? नहीं बढ़ा, घूर रहा। x1 x2 x3 अप टू xn अपॉन n करके एक ब्रैकेट अलग कर दिया, और जो चेंजेस किए थे उसका एक अलग ब्रैकेट बना लो, 1 + 2 + 3 अप टू n लिखो, नहीं समझो। अब इसकी वैल्यू तुमको ऑलरेडी गिवन है, कितना? x बार। मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, इसका सम कितना होता है जल्दी बताओ? n × n + 1 अपॉन में 2, और ये n एक बैठा हुआ है, दोनों काटा, बिल्कुल सही आंसर था पहला वाला। ऐसे क्वेश्चंस तो कर लोगे, कर लोगे, बुक में है और बहुत सारे क्वेश्चन, बट मैं अभी बुक देने नहीं वाला तुम लोगों को, खाली इतने को पहले पक्का करो कि जो जो अभी करवा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन तो इस तरह के भी तुम्हारे पेपर में मैंने देखे हैं कि वो तुमको बोलेगा लिखो एक क्वेश्चन, द मीन ऑफ 6 आइटम्स is 30. 6 items is 30. The mean of first 4 of them, the mean of first 4 of them is 25, and that of last 3 is 22. Find the fourth value. Find the fourth value. चलो यहाँ पे तुम्हारा टाइम खत्म होता है, 2 मिनट यहाँ खत्म हो गया है। चलो बोलो अपने अपने आंसर कितने कितने हैं सबके। तुम कुछ बोलना चाह रहे बोलो, नहीं बोलना चाह रहे? यस एनीबॉडी? गलत है क्वेश्चन? 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए क्वेश्चन, और वो औकात का क्वेश्चन है कि तुम शायद 1 से मिनट या 1.5 मिनट के अंदर ही कर लो। बोलो चंद्रप्रकाश, नहीं बोल रहा। बाघेल बोलो, इस बार ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या बात हो गई? तो परंपरा ही तोड़ दिया तुम लोग कैविलियर का। फोर्थ वैल्यू 25 बोल रहा है, देखो पहला ऑप्शन दिया।
चल अब ध्यान से देखते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन दे नहीं रहा, मैं जबरदस्ती कुछ निकालूं तो लोग कुछ भी बोल देगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो जैस्मिन। 180 लिख दे रहा हूं मैं चुपचाप, ये तुम बताना कि कैसे हो गया। और यहां पे लिख रहा हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। समझ में आ रहा है? अब इसमें से फर्स्ट कितना वैल्यू बोला सेकंड लाइन में? फर्स्ट 4। तो फर्स्ट 4 एक काम करते हैं, 6 डंडे बना लेते हैं। अब इसमें से फर्स्ट 4 कौन से हुए? यहां से लेके यहां तक। इसका मीन कितना दे दिया उसने? तो क्या मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 100? लिख सकता हूं। अब बताओ आखिरी 3, x4 x5 x6 कितने हो गए? 66। अब सोचो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा? बोलो। 166 हो जाएगा। नो पेन नो गेन। एक्चुअली क्वेश्चन ही तुम्हारा एम्बिगुअस है। डी ऑप्शन होगा, डेटा इज नॉट प्रॉपर। क्योंकि होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, यूजुअली ये दोनों का सम इससे ज्यादा हो जाता है। और अगर ज्यादा हो जाता, मान लो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी वैल्यू देता कि ये वैल्यू तुम्हारा हो जाता सपोज 105, उसके लिए मुझे 35 बोलना पड़ता, तो ये दोनों का सम कितना हो जाता हमारा? 205। तो इनका जो डिफरेंस होता दैट विल बी योर 4। अब याद आ गया कौन से क्वेश्चंस के? हाँ तो कोई बात, तुम बोल देता कि सर ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है डेटा इज नॉट सफिशिएंट या डेटा इज इनएडिक्वेट, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं। तुम सब कुछ करके बैठा, बोला भाई हो क्यों नहीं रहा? हाँ तो तुम्हारे पास डी ऑप्शन का अवेलेबिलिटी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। खेल खत्म हो गया वहां पे, ध्यान रखना है इसको, ठीक है? लास्ट डिजिट अभी चेंज करना पड़ेगा तुमको, अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन के लिए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तब 35 होता तब, वो तो मैंने बाद में क्लॉज डाला ना कि 35 होगा तब ये आंसर आएगा, इसके बिना तुम आंसर नहीं ला सकता है। कुछ समझ में आ गया है? एक बार एक छोटा सा रिकैप मार देते हैं, ठीक है? कॉपी बंद करो, ये रिकैप में सब गड़बड़ करता है, ये देखो अभी भी देख रहा है। हाँ हटा दो, कॉपी बंद कर दो ना 2 मिनट के लिए, क्या दिक्कत है? सब कुछ मालूम है तुमको। चलो ठीक है, थॉमस स्टार्ट हो जाओ। वॉट एवर आई हैव टॉट टेल मी, स्टार्टिंग विथ वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड विथ, then after I have not discussed much thing, but yes 1 hour is over। पता भी नहीं चला हो तुम लोग, बोलो जल्दी। मुझे तो नहीं पता चला, बोलो। whatever I have taught you till now। पहले स्टार्ट AMGM से किया था। फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड विथ डेफिनेशन ऑफ मीन, व्हाट इज मीन, how to calculate mean for ungrouped data, group data, what is the difference between ungrouped data, group data, which one is the better one, under what circumstances। Then we have come to types of mean, then we have discussed 4 types of mean, relation between the first 3 means, और उसके बाद कंबाइंड मीन के ऊपर एक क्वेश्चन किए थे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने 7-8 क्वेश्चंस अभी देखे जो कि तुम्हारे पेपर के लेवल के क्वेश्चंस। इसके अलावा तुमको क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, बट अब थोड़ा सा तुमको ग्रुप डेटा की तरफ भी जाना पड़ेगा। ग्रुप डेटा वही जो तुमने स्टार्टिंग में बोला था। तो ग्रुप डेटा के अंदर क्या होगा, तुमको मीन निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, और ना ही तुम उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डेटा ही डिफरेंट होगा। तुमको एक मिलेगा जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे, एक क्लास इंटरवल और एक होगा तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको तुम फ्रीक्वेंसी भी बोल सकता है। तुम जो मर्जी है लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही लिख देते हैं। अब मैं अपनी मर्जी से एक डेटा क्रिएट कर रहा हूं, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, 8, 11, 3, 2। तुमको एक सिंपल टाइप 1 क्वेश्चन मिल सकता है जहां पे वो तुमको बोलेगा कैलकुलेट मीन फ्रॉम द गिवन टेबल। किसको किसको याद है मीन का फॉर्मूला? x बार इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। क्या हो गया? क्या देखना क्या है? साउट आउट कौन है? ममता बनर्जी? हमको नहीं पता कौन है। साउट आउट, मुझे क्या पता साउट आउट क्या होता है। हाँ चल बोलो, अरे बोलो फॉर्मूला बोलो भाई। एक्स बार इतना टाइम लग गया, तुम बोला था सबसे पहले कि ग्रुप डेटा होता क्या है, अब तुमको यही फॉर्मूला नहीं पता तो फिर क्या होगा?
समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब फॉर्मूला के अंदर अगर तुम देखोगे और मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया इसमें एफ आई एक्स आई ये सब कहाँ है, समेशन का मतलब तो ऐड करना होता है, लेकिन अभी इस टेबल के अंदर में तुमको कहाँ दिख रहा है एफ आई, किसको बोलोगे पहले ही बताओ। ये जो है यही एफ आई है, तो पहले ही डिस्कस हो चुका है। अब बताओ एक्स आई कहां से लाओगे। एक्स आई के लिए हम लोग को एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स आई। एक्स आई का मतलब फुल फॉर्म किसको बोलते हैं एक्स आई, मिड, हाँ बोलो, मिड वैल्यू है, लेकिन उसका एक स्टैटिस्टिकल टर्म और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, इधर उधर का बात नहीं, क्लास मार्क। और ये कैसे निकालते हैं, तुमने बोला मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ही निकालना है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 10/2 दैट इज 5। उसके बाद सबको मत निकालो, यू बेटर गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है, यूसीएल माइनस एलसीएल, अपर क्लास लिमिट को लोअर क्लास लिमिट से माइनस करना। क्या ये यूनिफॉर्म है, 10-10 के हैं, तो सबको ऐड करते हुए चले जाओ, 15, 25, 35, 45। अब बताओ अगर एफ आई और एक्स आई तुम्हें दिख ही रहा है, तो क्या हम लोग एक कॉलम बना सकते हैं एफ आई एक्स आई का। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और टेबल यहाँ बनाना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीस टू। अब यहाँ से जो खेल होगा वो सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बेस करता है। यहाँ से आदमी तुम गलत क्वेश्चन को तभी कर सकता है जब तुम्हारा कैलकुलेशन एकदम थर्ड ग्रेड। 5 5 are 30 सर, 30, 15 8 are 110, 25 into 11 265 सर, 35 into 3 120, 45 into 2 80। कोई नहीं बचा सकता, उन्हें ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, कुछ कर ही नहीं सकते तुम। अब ये क्या लिख रहा है बार बार, प्लीज गिव मी शॉर्ट आउट, ये कोई स्पैम है, इन लोग क्या मुझे बोल रहे हैं देखने के। देखो मुझे टेक्निकल टर्म्स पता नहीं है, क्या नाम पता है क्या आ रहा है, अरविंद केजरीवाल, इसको स्पैम बोलते हैं ना। क्या मैंने क्यों, मैंने मैं पागल हूं ना, मैं बोलूँ हाँ अरविंद केजरीवाल जिंदा तो मेरे ऊपर ये हो जाएगा, पागल थोड़ा ना मैं। चलो समझ में आ गई, तो इससे तुम मीन निकाल लेगा, गलत होने के चांसेस सिर्फ 1% के, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन पुअर है। अब देखो कैलकुलेशन पुअर आदमी का होता नहीं है, वो एग्जाम हॉल में कर लेता है। 15 8 कभी किसी दिमाग में बैठा दिया, किसी ने 135 होता है लिख के बैठा है, तुम एक भी डिजिट का इधर उधर किया, खेल खत्म है, तुम्हारा समेशन गलत आएगा, एफ आई भले ही तुम्हारा सही हो, खेल खत्म हो। तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। टेबुलर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस तभी होते हैं जब या तो तुमको फॉर्मूला याद नहीं है या फिर तुम्हारा कैलकुलेशन घट गया। टाइप 1 में तो चलो तुम मीन निकाल के बच जाएगा, एक टाइप 2 भी होता है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन के लिए तुमको बुक के कुछ क्वेश्चंस पिक करने पड़ेंगे, इसलिए अभी अपना बुक खोल लो, अपना कॉपी भी खोल लो। हम लोग ठीक 12 बजे ब्रेक लेंगे, वो भी ब्रेक नहीं होगा बिकॉज नोबडी इज सपोज टू गो आउट ऑफ द क्लास। कोई वॉशरूम जिसको जाना है वो चुपके से जाके आ जाए, अभी नहीं, 12 बजे। कोई ब्रेक नहीं है तुम लोग का, ठीक है ना। पहुंचो स्टैटिस्टिक्स तक जल्दी। जब पहुंचोगे स्टैटिस्टिक्स में तो वहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस करने के लिए तुमको लेना पड़ेगा वहां पे क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन, एक बार देखो 48 नंबर क्वेश्चन में तुमको पहली बार दिखेगा वहां पे कुछ चीजें मिसिंग है। जैसे एक कॉलम बनाया हुआ उसने एक्स का और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी का, तुम ऐसे बना सकते हो उसको एक्स आई एफ आई बना। यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं 0 1 2 3 4, इसके पैरेलल में वैल्यू दे रखी है 4 F 9 G4। क्वेश्चन में दो बातें और दे रखी हैं, एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको तुम समेशन ऑफ एफ आई बोल सकता है, वो तुमको दे रखा है 25, मीन की वैल्यू x बार इक्वल्स टू 2। अब तुमको वो क्या पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा एफ और जी की वैल्यू निकालने के लिए। कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को बिना गलत किए हुए कर सकते हैं, चलो करो। इस बार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अब सीधा तुम लोग के हाथ में दे दिया क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना।
दो इक्वेशन फ्रेम होंगे और उन दोनों इक्वेशन से तुम सॉल्व करोगे, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो एफ और जी की वैल्यू निकालनी। तो बताओ पहला इक्वेशन क्या बना तुम लोग का, जो कि सिर्फ समेशन ऑफ एफ आई को लेके तुम बना सकते हो, एफ प्लस जी इक्वल्स टू 8, क्योंकि तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि इन्हीं सबका समेशन जो है दैट इज नोन एज समेशन ऑफ एफ आई, जो कि 25 दिया हुआ। अब आगे बढ़ने के लिए इस क्वेश्चन में एक कॉलम और बनाना है, एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई जिसको बोलते हैं। तो 0 एफ 18 3g और 16। फॉर्मूला एक्स बार का तुम लोग को याद ही है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जिसमें से एक्स बार की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इस बार तो फाइंड नहीं करना, ये तुमको पता है 25 दे रखा है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो कि तुम आराम से ऐड कर सकता है, 18 प्लस 16 34 प्लस 3g प्लस एफ। तो यहां से फाइनल आंसर आ गया 3g प्लस एफ इज इक्वल्स टू 16। पहले आया था f प्लस जी इक्वल्स टू 8, 3g प्लस एफ इक्वल्स टू 16। ऐसे क्वेश्चन को तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुमको यही क्वेश्चन मिलेगा। अब जैसे तुम्हारे पेपर में जो अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि मैं चाहूंगा हर कोई करे। ये तुम लोग कर सकते हो, 4 आएगा दोनों, ठीक है। 4 क्या बोलो, जो भी डाउट है जल्दी पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से। कैलकुलेशन देखा, यही बोल रहा था, जिसका कैलकुलेशन 14 कहां से आ रहा है, कहां पे 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 में से 34 रुपया माइनस करोगे 14 रुपया अगर लेके जाओगे। सॉरी मुझे नहीं बोलना है, अपने आप को बोलना है, मैं अभी इसी तरह के बच्चों की तो बात हो रही थी। चलो हटाओ। अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं बोल चुका हूं ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, यहां लिख दे रहा हूं, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 110, और फिर समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 20। तुमको फाइंड करना है मीन। कितने लोगों को ये क्वेश्चन मालूम है, रेज अप योर हैंड, क्योंकि इसके लिए अब बाहर से फरिश्ते नहीं आएंगे तुमको बताने के लिए, हमने जो पढ़ा है उसी के अंदर किया था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किया था और मालूम है और किए करके देखते हैं, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम। चलो करो जरा, देखो पागल कर रहा है, जल्दी जल्दी चलो करो, गंदी बातें लिखता है। ये मत बोलना पहली बार देख रहे हैं, आंसर नहीं बोलना है, पूरा बेइज्जती हो जाएगा अभी यहाँ पे। तुमको करना है, वो वैल्यू चेंज हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएगा 70, 4 हो जाएगा 15, खेल खत्म। कितना आंसर याद करे, तो मेथड बता दो, खेल खत्म। तुम बोलो ना सर मैं आपके साथ कर देती हूँ। चलो 2 इक्वेशन बनी है, चलो बताओ क्या बनी है, बताओ इसे बताओ। कितने लोग ये मानते हैं कि जब ये समेशन खुलेगा तो इन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा? तो समेशन को खोल के ये काम पहले कर लेते हैं। समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ एक्स आई माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 110। सब लोग मानते हैं इस चीज को। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ है तुम लोगों को, इसका मतलब क्या होता है जल्दी बोलो। इसको अगर हम लोग खोलने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे इसके लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, दैट्स इट, मत लिखो, रहने दो। अब यही सेम चीज अगर यहां लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, 2 ऐड होते हुए चले जा रहा है, 2 2 2 2 कितनी बार, n टाइम्स। तो जिस नंबर को तुम जितनी टाइम्स ऐड करोगे, क्या फाइनल रिजल्ट वो नंबर मल्टीप्लाइड विद दैट नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो यहाँ पे 2n लिख दो, खेल खत्म कर लो। और ये समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ xi, और ये वैल्यू दे रखी है 110। अब उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करके सीधा इसके नीचे लिख लो, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 5n इज इक्वल्स टू 20। अब बताओ मीन का क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस फॉर्मूले से करूं तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ xi अपॉन मीन, जिसमें से अगर तुम्हें n मिल जाए इन दोनों इक्वेशन से तो बाकी सारा खेल हो जाता है। क्या इसके बाद कर सकते हो क्वेश्चन को, करो फिर जल्दी आंसर बताओ। चल जल्दी कर लो, एक बार जल्दी कर लो सब लोग, जब तक करोगे नहीं पता चलेगा। आंसर तो देखो बहुत पहले ही मैंने दिया हुआ है, 17/3 आएगा, लेकिन एक बार अपने हाथ से निकालो क्वेश्चन को, ऐसे नहीं चलेगा। n की वैल्यू 30 आएगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ही जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये देखते हुए कि ये तो सेम ही है, तो ये 3n इक्वल्स टू 90 हो गया। 3n अगर 90 हुआ तो n की वैल्यू 30, तुम्हें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पता चल गया। तो इस फॉर्मूला का 2 चीज तुमको पता चल गया, एक तो 30 नीचे आएगा,
अब ऊपर में समेसन 170 आ रहा है, 170 करोगे काटेंगे 17/3। अच्छा किसका किसका इंग्लिश बहुत तगड़ा है, हर पीछे के क्वेश्चन के पीछे एक रीजन होता है, ऐसे नहीं कि फालतू का पूछो। किसका इंग्लिश बहुत तगड़ा है? मुझे मालूम है कुछ लोगों का है, जो मैथ्स में थोड़े से पिसड्डी टाइप के होते हैं उनका इंग्लिश बहुत तगड़ा होता है। एग्जाम्पल सर, तो अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ट्रेंडिंग तो है, लेकिन वो इस तरह से तुमको बना के नहीं देने वाला, वो कुछ इसमें इंग्लिश लगा के इस लाइन का इंग्लिश मीनिंग देगा, उसको ट्रांसलेट तुम्हें करना है इस फॉर्म में, तो वो क्या बने, क्या मतलब है इसका? मैं देख सबको रहा हूं, तुम पे फोकस कर रहा हूं। हाँ बोलो इसका मीनिंग क्या बनाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलने वाला, पहले मिलता था ऐसा। जब भी तुम वैल्यू को एक फिक्स्ड वैल्यू से माइनस कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, डेविएट कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम 2 का सम इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन जब तुमको मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम 2 इज इक्वल टू 110 एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम 5 इज इक्वल टू 20। तुम्हारे दिमाग में ये दोनों इक्वेशन बन जाने चाहिए, तब ये क्वेश्चन तुम स्टार्ट करेगा। वहां से वो तुमको 2-3 चीजें पूछ सकता है, मीन भी पूछ सकता है, वेरिएंस भी पूछ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकता है। और तुम बोले सर वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, क्या ये मीन समझ में आया कैसे निकालते हैं, ये जो लाइन अभी बोली वो समझ में आया है, तो 5 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लोगे, ठीक 12:05 में आओगे लाइव क्लास से, देयर इज नो सच ब्रेक, ठीक है, वो तो मैंने बोला है इसलिए दे दिया।